we were studying chapter 2, structure of atom. In this chapter we have already studied about the discovery of particles, that is electron, proton and neutron, and we have also seen some experiments related to Thomson and Rutherford. Now we are going to study evidence for the quantized electromagnetic energy level. We have also seen like electromagnetic radiation can behave like a wave, or it is also behave like a particle. ओके, सो वी कैन से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव की तरह भी बिहेव करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है एंड वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है. नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एविडेंस फॉर द क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल. इफ़ यू लर्न, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर तो उसे एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती है, तो वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए चाहिए होती है दैट इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन. ओके, तो यहाँ पे हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जिसे हम बोलते हैं, तो वो होता क्या है. सो द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पास. लाइट की जो स्पीड होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो जिस मीडियम में पास होता है उस चीज़ पे. एज वी नो कि लाइट वैक्यूम में भी मूव कर सकती है, बट उसकी जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है कि वो किस मीडियम में पास हो रही है. एज अ रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज़ डेविएटेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. और हमें ये भी पता है कि जो बीम ऑफ लाइट है वो डेविएट होती है या फिर रिफ्रैक्ट होती है अपने ओरिजिनल पाथ से जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है. इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन अ रे ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, तो जब एक रे या फिर वाइट लाइट एक प्रिज्म से पास होगी, द वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ बेंड्स मोर देन द वन विद अ लॉन्गर वेवलेंथ. तो जो शॉर्टर वेवलेंथ की वेव्स होंगी वो उसको ओवरलैप कर लेंगी, किसको, लॉन्गर वेवलेंथ को. सिंस ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विद ऑल द वेवलेंथ इन द विजिबल रेंज, तो हमें पता है कि जब हम प्रिज्म से एक वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 बैंड्स के अंदर डिवाइड हो जाता है. बट यहाँ पे ये है कि वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली जो वेव्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं कंपैरिजन टू द लॉन्गर वेवलेंथ. ओके, तो अ रे ऑफ वाइट लाइट स्प्रेड आउट इनटू अ सीरीज ऑफ कलर बैंड कॉल्ड स्पेक्ट्रम. तो जब वाइट लाइट डिवाइड होती है 7 कलर्स के अंदर या फिर 7 बैंड्स के अंदर, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. द लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द लीस्ट, while the violet light which has shortest wavelength is deviated the most. तो स्पेक्ट्रम के अंदर जो रेड कलर है which has longest wavelength, जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, वो सबसे कम डेविएट होता है, जबकि जो वॉयलेट लाइट है जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है. द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट दैट वी कैन सी रेंजेस फ्रॉम वॉयलेट एट 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्स टू रेड एट 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स. तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का वो किसके बीच में बनता है, वॉयलेट और रेड के बीच में. सच अ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं. कंटिन्यूस बिकॉज वॉयलेट मर्ज इनटू ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन एंड सो ऑन. हमें पता है कि वो जो 7 कलर्स हैं वो क्या होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लू. ओके, ये सारे कलर्स उसके अंदर आते हैं. तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सबसे कम डेविएट होने वाला कलर है रेड और सबसे ज़्यादा डेविएट होने वाला कलर है वॉयलेट. बट ये क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है. तो कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ कि वॉयलेट ब्लू के अंदर मर्ज हो जाएगा, ब्लू ग्रीन के अंदर मर्ज हो जाएगा. ओके, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा. अ सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस व्हेन अ रेनबो फॉर्म इन द स्काई. तो सेम स्पेक्ट्रम बनता है जब हम प्रिज्म में से वाइट लाइट को पास करते हैं, तो जो स्पेक्ट्रम बनता है वही आपने सिमिलर स्पेक्ट्रम देखा होगा जो रेनबो होता है उसका. ओके, तो remember that visible light is just a small portion of the electromagnetic radiation.
तो जो विजिबल लाइट होती है वो एक स्मॉल पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। हमने पढ़ा था इंफ्रारेड लाइट्स भी होती हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स भी होती हैं, बट विजिबल लाइट तो क्या है, 10⁻15 हर्ट्ज की जो लाइट है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यानी कि बहुत ही स्मॉलेस्ट पोर्शन है लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट विद मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रीच टू अ हायर एनर्जी स्टेट। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट करता है मैटर के साथ, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। विद हायर एनर्जी दीज आर इन एन अनस्टेबल स्टेट। जब वो हायर एनर्जी स्टेट पर होते हैं तब वो क्या होते हैं, अनस्टेबल। क्या चीज़, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो लोअर एनर्जी states the atom and the molecule emit radiation in various region of the electromagnetic spectrum। और जब वो वापस से हायर एनर्जी स्टेट से, यानी कि अनस्टेबल स्टेट से वापस से स्टेबल स्टेट के अंदर आते हैं, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट पर आते हैं, तो वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और वो जो रिलीज़ है एनर्जी का वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। सो एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो बेसिकली स्पेक्ट्रम टू टाइप्स के होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय अ सब्सटेंस दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम बनता है वो क्या कहलाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। एटम, मॉलिक्यूल और आयन दैट हैव एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो दैट मीन्स कि वो क्या कहलाते हैं, एक्साइटेड। टू प्रोड्यूस एन एमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी सप्लाइड टू अ सैंपल बाय हीटिंग इट और irradiating it, and the wavelength of the radiation emitted as the sample gives up the absorbed energy is recorded। जब भी आपको ये देखना हो कि एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं या फिर रेडिएट करते हैं, देन जो वेवलेंथ रेडिएट होती है या एमिट होती है वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी स्पेक्ट्रम। यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, या एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर उससे निकलने वाला जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल, आयंस एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम बन रहा है। ओके, सो एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो हम ये बोल सकते हैं कि एमिशन का जस्ट अपोजिट है एब्जॉर्प्शन। ओके, अ कंटिन्यूस ऑफ रेडिएशन इज पास थ्रू अ सैंपल विच एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। तो कंटिन्यूम ऑफ रेडिएशन क्या है, कि कंटिन्यूस रेडिएशन आप देख सकते हो एक सैंपल के अंदर जो एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन को। ओके, द मिसिंग वेवलेंथ विच कॉरस्पॉन्ड टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द मैटर लीव डार्क स्पेसेस इन द ब्राइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और जो मिसिंग वेवलेंथ होगी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद, जो मिसिंग रेडिएशन होगा वो क्या कहलाएगा, डार्क स्पेसेस, जहाँ पे आपको रेडिएशन नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, वो कहलाएगा डार्क स्पेसेस। The study of emission और absorption spectra is referred to as a spectroscopy। तो जब हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब भी एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, या फिर हम ये बोलें कि वाइट लाइट जब डिवाइड होती है, या फिर कोई भी रेडिएशन जब डिवाइड होता है, वो जो बैंड बनाता है, एक जनरेट होता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम टू टाइप से होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, एंड एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन जस्ट अपोजिट है। जब भी कोई आयन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तब कौन सा स्पेक्ट्रम बनेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब भी कोई आयन या एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है तो बनेगा एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, और जब हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं तो वो कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। Now, the spectrum of the visible light, as discussed above, was continuous as all wavelength of the visible light are represented in the spectra। तो जो हमने वाइट लाइट यानी कि विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम देखा था वो क्या था, कंटिन्यूस। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जितने भी वेवलेंथ यानी कि रेड से लेकर वॉयलेट तक जितनी भी वेवलेंथ प्रेजेंट है सब विजिबल होती है, तो वो कहलाता है स्पेक्ट्रा। ओके, द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इन द गैस फेस ऑन द अदर हैंड do not show a continuous spread of wavelength from red to violet, rather they emit light only at a specific wavelength with dark spaces between them। तो अगर हम एटम्स की बात करें
जैसे हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस स्प्रेड नहीं दिखाएगा, यानी कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं दिखाएगा। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो ब्लैंक स्पेस होगा उसे हम डार्क स्पेस बोल सकते हैं। ओके, तो सच स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो जब हम एटम की बात कर रहे होते हैं, जब हम लाइट की बात कर रहे होते हैं तो वो तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, और जब हम एटम की बात कर रहे होते हैं या मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं तो वो लाइन स्पेक्ट्रा कहलाता है। वाई? क्योंकि वो कंटिन्यूसली नहीं जा रहा होता, उसके बीच में डार्क स्पेसेस अवेलेबल होते हैं। बिकॉज द एमिटेड रेडिएशन इज आइडेंटिफाइड बाय द अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइन्स इन द स्पेक्ट्रा। क्यों बोला हमने उसे डार्क स्पेस या फिर लाइन्स स्पेक्ट्रा क्यों बोला? क्योंकि जो एमिटेड रेडिएशन है वो आप देख सकते हो कि लाइन्स के तरह से निकल रहा होता है, ठीक है। आगे फिगर में हम देखेंगे कि एक लाइन की तरह रेडिएशन होता है, तो इसलिए उसे बोला लाइन स्पेक्ट्रा। Line emission spectra are of great interest in the study of electronic structure. Each element has a unique line एमिशन स्पेक्ट्रम। जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर उन सब का एक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। द कैरेक्टरिस्टिक लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम इन द सेम वे एज फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल। तो जैसे फिंगरप्रिंट्स का यूज़ किया जाता है पीपल को आइडेंटिफाई करने के लिए, वैसे ही हर एक एलिमेंट का अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रा होता है। Okay, the exact matching of lines of the emission spectrum of the atom of a known element with the line from an unknown sample quickly establish the identity of the latter. तो किसी भी अगर अननोन एलिमेंट का हमें लाइन स्पेक्ट्रा निकालना है तो हमें क्या करना होगा, उसके अंदर नोन क्वांटिटी यानी कि नोन एलिमेंट का स्पेक्ट्रा को पहचानना होगा। तो जैसे फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं हर एक पर्सन के, अभी हमने पढ़ा, वैसे ही हर एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रा भी अलग अलग होता है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम एलिमेंट्स को पहचान सकते हैं। Okay, the exact matching of line of emission spectrum of the atom of a known element with the line from an unknown sample quickly establish the identity of the latter. तो अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग होने की वजह से नोन का अननोन के साथ मिक्स करके हम निकाल सकते हैं। ओके, जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बेंसन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर टू यूज लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट। एक जर्मन केमिस्ट थे रॉबर्ट बेंसन, वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने लाइन स्पेक्ट्रा का यूज़ किया था एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। Elements like rubidium, caesium, thallium, indium, gallium and scandium were discovered when their minerals were analyzed by spectroscopy method. तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। इनको कैसे पहचाना गया था? जब नोन एलिमेंट के साथ इनका लाइन स्पेक्ट्रा निकाला गया था, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू इनको आइडेंटिफाई किया गया था। द एलिमेंट हीलियम वॉज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। और हीलियम को सन रेज के अंदर फाइंड आउट किया गया, सन के अंदर फाइंड आउट किया गया बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू। नाउ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम देखेंगे। When an electric discharge is passed through gaseous hydrogen, the hydrogen molecule dissociate and the energetically excited hydrogen atom emit electromagnetic radiation of discrete frequency. तो जब भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास किया जाता है गैसियस हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिसलोकेट होते हैं, यानी कि अपनी प्लेस को छोड़कर दूर जाते हैं। ओके, एंड द एनर्जिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है इन डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइन्स नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवर्स। और जो स्पेक्ट्रम बना, जो एक पर्टिकुलर सीरीज थी, वो उनके इन्वेस्टिगेटर्स के नाम पे दी गई है। Balmer shows in 1885 on the basis of experimental observation that if spectral line is expressed in the term of wave number, then the visible line of hydrogen spectrum obey the following formula. तो बैलमर ने क्या बोला था, जो बैलमर 1885 के अंदर बैलमर ने बोला था कि अगर स्पेक्ट्रल लाइन जो हाइड्रोजन से निकलती है अगर उसे वेव नंबर के अंदर शो किया जाए तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकलेगा वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को फॉलो करेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, वी बार क्या है, वेव नंबर, विच इज़ इक्वल टू 109,677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यहाँ पे n क्या है, n इज एन इंटीजर इक्वल टू और ग्रेटर देन 3। n की वैल्यू 3 से ज़्यादा या इक्वल हो सकती है और n क्या है यहाँ पे, इंटीजर। तो बैलमर ने क्या बोला था कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है
अगर उससे निकलने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस को हम वेव नंबर के अंदर डिनोट करें तो वेव नंबर किसके इक्वल होगा 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर के. The series of line described by this formula are called the Balmer series. और इस सीरीज को क्या बोला गया, जो इस फॉर्मूले के थ्रू निकाली जाती हैं उसे बोला गया बैल्मर सीरीज. द बैल्मर सीरीज ऑफ लाइंस आर द ओनली लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर्स इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो जो बैल्मर सीरीज थी हाइड्रोजन एटम की या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, वो विजिबल रीजन के अंदर थी, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है और जिसका विजिबल पार्ट है, डार्क पार्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, विजिबल पार्ट की बात कर रहे हैं, तो वो विजिबल सीरीज जो थी वो क्या थी, बैल्मर सीरीज. द स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट John N. Rydberg noted that all series of line in the hydrogen spectrum could be described by the following expression. और एक दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट थे स्वीडिश के जॉन रिडबर्ग, उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी लाइंस होती हैं, सीरीज ऑफ लाइंस होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, उसे हम एक डिफरेंट फॉर्मूले के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वो क्या है, बी बार, यानी कि ये भी वेव नंबर है विच इज़ इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर. तो यहाँ पे भी n1 की वैल्यू है 1 2 3 4, आगे तक आप ले सकते हैं, बट n2 की वैल्यू है n1 + 1 n1 + 2 n1 + 3 n1 + 4 एंड सो ऑन. तो ये किसने बोला था, स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट ने, कि जॉन रेडबर्ग इनका नाम था. उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी सीरीज ऑफ लाइन है उसको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Now the value of 109677 per centimeter is called the Rydberg constant of hydrogen. तो ये जो वैल्यू है 109677, इसको क्या बोला गया है, रिडबर्ग कांस्टेंट बोला गया है हाइड्रोजन के लिए. द फर्स्ट 5 सीरीज ऑफ लाइन दैट कॉरेस्पॉन्डेंट टू n1 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 आर नोन एज लेमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट्स एंड फंड सीरीज. तो ये जो लाइन्स हैं जिनमें n1 की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो वो कहलाती है लेमन सीरीज, n1 की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो वो कहलाती है बैल्मर सीरीज, 3 पुट करेंगे तो वो पास्टन है, 4 पुट करेंगे तो ब्रैकेट सीरीज है एंड 5 पुट करेंगे तो फंड सीरीज है. तो टेबल 2.3 क्या शो कर रहा है, जितनी भी ये सीरीज ऑफ ट्रांजिशन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, वो चीज़ आपको शो कर रहा है. ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम हैज़ द सिंपलेस्ट लाइन एक्स स्पेक्ट्रम. तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन एटम है, उन सबका एक सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम होता है. एंड लाइन स्पेक्ट्रम बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर हैवियर एटम. तो जैसे ही एटम बढ़ते जाते हैं, हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम भी कॉम्प्लेक्स होता जाता है. नाउ फर्स्ट वी सी द टेबल. जो ये टेबल 2.3 है, इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन की आपको सीरीज बताई हुई है. जब हम n1 की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वो कौन सी सीरीज़ कहलाती है, लेमन सीरीज़. और ये कौन सा रीजन है, अल्ट्रा वायलेट रीजन है. जब हम n1 की वैल्यू 2 पुट करते हैं, जो हमने पीछे फिगर देखा था वेव नंबर वाला 109, जिसकी वैल्यू थी 677, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.9, इसमें वी बार है 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. तो इसमें जब n1 की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो वो सीरीज़ होती है लेमन सीरीज़, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन. जब हम 2 पुट करते हैं तो वो होती है बैल्मर सीरीज, जिसे बोलते हैं विजिबल रीजन. जब हम n1 की वैल्यू 3 पुट करते हैं उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर, तो वो सीरीज होती है पैस्टन सीरीज, जिसे बोलते हैं इंफ्रारेड रीजन. 4 पुट करेंगे तो वो भी ब्रैकेट सीरीज़ है, जिसे बोलते हैं इंफ्रारेड रीजन. एंड 5 पुट करेंगे तो फंड सीरीज़ है, वो क्या है, इंफ्रारेड रीजन है. नाउ ये जो फिगर आपको दे रखा है फिगर 2.11, ये क्या है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का. जो हमने अभी तक सीरीज़ पढ़ी थी, लेमन सीरीज़, बैल्मर सीरीज़, पैस्टन सीरीज़, और उसके अलावा जो भी सीरीज़ फंड सीरीज़ पढ़ी थी, वो सब एक पर्टिकुलर फिगर के अंदर आप दे सकते हैं. ये एनर्जी डायग्राम है इलेक्ट्रॉन का. जब इलेक्ट्रॉन n1 से n2 के अंदर मूव करता है तो वो सीरीज़ कहलाती है लेमन सीरीज़, यानी कि n = 1 है तो वो सीरीज़ है लेमन सीरीज़. जब n = 2 है तो वो है बैल्मर सीरीज़, और 3 होने पर पैस्टन सीरीज़, एंड ये इनफाइनाइट तक जा सकती है. ओके, नेक्स्ट इज देयर आर हाउएवर सर्टेन फीचर विच आर कॉमन टू ऑल लाइन स्पेक्ट्रा. हमने ये पढ़ा कि जैसे हम पीरियोडिक टेबल के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रम कॉम्प्लेक्स होता जाता है. ओके, बट फिर भी उनके अंदर कुछ फीचर्स हैं जो कॉमन है सभी लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर. दैट इज़ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज़ यूनिक, यानी कि हर एक का एक यूनिक स्पेक्ट्रम है, उसी को वो फॉलो कर रहा है.
एंड देयर इज़ अ रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट का जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो क्या है, रेगुलर है, एक रेगुलरिटी है उसके अंदर, वापस से थोड़े टाइम के बाद वो रिपीट हो रहा है. ओके, द क्वेश्चन विच अराइज आर व्हाट आर द रीज़न फॉर दीज सिमिलरिटीज़. तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से ये सिमिलरिटीज़ है. इफ़ इट समथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्या ये एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. दीज आर द क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड. तो इन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी शैल फाइंड लेटर दैट द आंसर टू दीज क्वेश्चन प्रोवाइडेड द की इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज एलिमेंट. तो एक्चुअल में जो ये क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है जो एलिमेंट का, उससे रिलेटेड है. Now we study Bohr model for hydrogen atom. Line spectra हम पढ़ चुके हैं. Now we are going to study Bohr model. Niels Bohr was the first to explain quantitatively the general feature of the structure of hydrogen atom and its spectrum. तो नील्स बोर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव नेचर बताया था एंड उसके साथ ये बताया था कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है. ही यूज्ड प्लांक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. उन्होंने किस चीज़ को यूज़ किया, जो प्लांक ने कॉन्सेप्ट दिया था क्वांटाइजेशन का, जो उन्होंने क्वांटम बोला था एनर्जी लेवल को, ठीक है, तो उसका उन्होंने यूज़ किया. दो द थ्योरी इज़ नॉट द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, इट कैन स्टिल बी यूज टू rationalize many point in the atomic structure and spectra. प्लांक जो कॉन्सेप्ट था हालांकि वो मॉडर्न नहीं है बट उसका फिर भी यूज़ किया जाता है बहुत सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एंड उनके स्पेक्ट्रस को समझने के लिए. सो बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट. तो नील्स बोर का जो मॉडल था हाइड्रोजन एटम के लिए वो इन कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. The electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy. जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता रहता है जिसका रेडियस बिल्कुल फिक्स्ड है और उसका एनर्जी लेवल भी फिक्स्ड है. दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट. तो जिस पाथ के अंदर वो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं. स्टेशनरी स्टेट्स और अलॉर्ड एनर्जी स्टेट्स. तो एक्चुअल में वो क्या है, एक स्टेशनरी स्टेट है. दीज ऑर्बिट आर अरेंज कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस. और ये जो ऑर्बिट है वो किसके आसपास घूम रहा है, न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम. तो टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती है. हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर स्टेशनरी स्टेट टू अ हायर स्टेशनरी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट of energy is absorbed by the electron or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state. ये एनर्जी तो चेंज नहीं होती है ऑर्बिट की, बट इलेक्ट्रॉन को अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में मूव कर सकता है. और अगर वो एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है यानी कि रेडिएशन को एमिट कर रहा है तो वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में भी जा सकता है. द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूस मैनर. तो जो ये एनर्जी चेंज हो रही है हायर से लोअर में और लोअर से हायर में, ये क्या है, कंटिन्यूस मैनर के अंदर नहीं है. The frequency of radiation absorbed or emitted when transition occur between two stationary states that differ in energy by delta A is given by. तो जो frequency है रेडिएशन की, रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है या एमिट हो रहा है या फिर ट्रांजिशन हो रहा है दो स्टेशनरी स्टेट के बीच में, तो वो फ्रिक्वेंसी किसके इक्वल है, डेल ई अपॉन एच के. यानी कि ये वी यहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और डेल ई अपॉन एच क्या है, यहाँ पे डेल ई तो है डिफरेंस इन एनर्जी और एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट. तो डेल ई को हम E2 माइनस E1 भी लिख सकते हैं, यानी कि हायर एनर्जी स्टेट से E2 है हायर एनर्जी स्टेट और E1 है लोअर एनर्जी स्टेट, और H क्या है, प्लांक कांस्टेंट. तो वेयर E1 एंड E2 आर द एनर्जीज ऑफ द लोअर एंड हायर अलॉर्ड एनर्जी स्टेट रिस्पेक्टिवली. दीज एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज बोर फ्रिक्वेंसी रूल. और ये जो एक्सप्रेशन है 2.10 जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, बोर्स फ्रिक्वेंसी रूल. नेक्स्ट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज. एंगुलर मोमेंटम क्यों बोला, क्योंकि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. ओके, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज. तो एंगुलर मोमेंट क्या है, क्वांटाइज है इलेक्ट्रॉन का. इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट इट कैन बी एक्सप्रेस इन एन इक्वेशन 2.11. तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, MEVR इक्वल्स टू NH/2 पाई. तो वेयर ME इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
V is the velocity and the r is the radius of orbit in which electron is moving. Thus an electron can move only in those orbit for which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंट मल्टीपल है किसका, h अपॉन 2 पाई का. दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज. तो हम ये कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है. रेडिएशन इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम वन क्वांटाइज वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू अनदर. तो रेडिएशन एमिट और एब्जॉर्ब किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, जब इलेक्ट्रॉन वन क्वांटाइज वैल्यू से यानी कि एंगुलर मोमेंटम से दूसरा क्वांटाइज एंगुलर मूवमेंट की तरफ मूव करेगा. Therefore, Maxwell's electromagnetic theory does not apply here. That is why only certain fixed orbit are a law. तो यहाँ पे हम मैक्सवेल थ्योरी को यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे हमने क्वांटाइजेशन को यूज़ किया है. तो हम ये कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. The details regarding the derivation of energies of the stationary state used by Bohr are quite complicated and will be discussed in higher classes. However, according to Bohr's theory for hydrogen atom, तो हाइड्रोजन एटम के लिए बोर ने क्या बोला था, द स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड. जो स्टेशनरी स्टेट हैं उन्हें हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6. ओके, एंड इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. ये जो 1 2 3 है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स. एंड द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट आर एक्सप्रेस. जो रेडियस है स्टेशनरी स्टेट्स का वो क्या एक्सप्रेस करता है, वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं किस इक्वेशन के थ्रू, आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए नॉट. यहाँ पे ए नॉट क्या है 52.9 pm. Thus the radius of the first stationary state called the Bohr orbit. तो जो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है उसका रेडियस कितना होगा 52.9 pm. Normally the electron in the hydrogen atom is found in the orbit n equals to 1. As n increase the value of r will increase. तो जो हाइड्रोजन एटम है उसमें एक ही ऑर्बिट अवेलेबल रहता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसका जो ऑर्बिट है वो n इक्वल्स टू 1 यानी कि उसका जो बोर ऑर्बिट है वो इक्वल है 52.9 pm के. तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे ही r की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. The most important property associated with the electron is the energy of its stationary state. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या है, एनर्जी स्टेशनरी स्टेट की. उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ई एन इक्वल्स टू माइनस आर एच 1 अपॉन एन स्क्वायर. तो यहाँ पे आर एच क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट. इस पर्टिकुलर इक्वेशन के थ्रू हम स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं और आर एच यहाँ पे है रिडबर्ग कांस्टेंट. द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट स्टेट ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट. और जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी को हम बोल सकते हैं, लोअर स्टेट भी बोल सकते हैं उसको और ग्राउंड स्टेट भी बोल सकते हैं. और उसे हम डिफाइन करते हैं ई आई या ई वन से, विच इज़ इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल. ओके, तो एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट अगर हम एन इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो वो इक्वल हो जाता है ई टू यानी कि माइनस 0.545 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल. तो जो ऊपर इक्वेशन है ई एन इक्वल्स टू माइनस आर एच 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो इसके अंदर आप वैल्यू रख के एन की 1 2 3, तो आप फर्दर एनर्जी लेवल्स की फर्दर जो स्टेट्स हैं स्टेशनरी स्टेट्स हैं उनका एनर्जी लेवल आप पता लगा सकते हो. फिगर 2.11 डिपिक्ट द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम. दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एन एनर्जी लेवल डायग्राम. तो जो फिगर 2.11 है वो एक्चुअल में क्या बता रहा है, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स यानी कि स्टेशनरी स्टेट्स बता रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम. व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस द एनर्जी इज टेकन एज 0. तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री हो जाता है या फिर हम बोले न्यूक्लियस के साथ कांटेक्ट में नहीं रहता है तो हम उसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, 0 है. द इलेक्ट्रॉन इन द सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई है, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो गया है यानी कि अब वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में नहीं है. इसे आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम भी हम बोल सकते हैं. When the electron is attracted by the nucleus and is present in the orbit n, the energy is emitted and its energy is lowered. तो जब हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नियरर है या फिर उसकी वैल्यू n इक्वल्स टू इन्फिनिटी नहीं है
तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी एनर्जी क्या है, लो है. दैट इज़ द रीज़न फॉर द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन, यानी कि लो एनर्जी आपको इंडिकेट कर रही है जो हमने इक्वेशन के अंदर नेगेटिव साइन देखा था. Bohr's theory can also be applied to the ion containing only one electron similar to that present in hydrogen atom. तो ऐसे आयन जिनके अंदर ओनली वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके लिए भी हम बोर थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल He+, He+2, Be+Li+2, Be+3 and so on. So the energy of the stationary state associated with these kind of ions. तो इन आयन जैसे हम हीलियम आयन देखा, लिथियम आयन देखा, एंड बेरिलियम आयन देखा, इनके लिए भी हम बोर्स थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं. और इसके लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे होगा, En इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻18 Z²/n². ओके, तो यहाँ पे जो रेडियस है और वो कैसे डिफाइन होगा, Rn इक्वल्स टू 52.9 n²/z/pm. तो यहाँ पे z एक्चुअल में क्या है, एटॉमिक नंबर है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का. From the above equation, it is evident that the value of energy become more negative and that of radius becomes smaller with increase of z. तो ये जो रेसिप्रोकल वैल्यू है आर एन की जेड के साथ, तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेडियस और कम होती जाती है, यानी कि न्यूक्लियस के और ज़्यादा क्लोज होता जाता है ऑर्बिट. दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन विल बी टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है इलेक्ट्रॉन. It is also possible to calculate the velocities of electron moving in these orbits. इन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हम उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑल्दो द प्रिसाइज इक्वेशन इज़ नॉट गिवन हियर, बट अभी तक कोई प्रिसाइज इक्वेशन नहीं मिली है कि हम उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकें. क्वांटिटिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस एंड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है कब, जब हम उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है न्यूक्लियस के साथ, एंड डिक्रीज होती है कब, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. तो जो अभी हमने हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम देखा था उसके बारे में फर्दर हमें डिस्कस करना है. लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम एज मेंशन इन सेक्शन 2.3.3 कैन बी एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली यूजिंग बोर मॉडल. तो बोर मॉडल के थ्रू हमने देखा कि लाइन स्पेक्ट्रम कैसा था हाइड्रोजन का. According to assumption 2, radiation is absorbed if the electron moves from the orbit of smaller principal quantum number to the orbit of higher principal quantum number. तो हम ये बोल सकते हैं कि रेडिएशन या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इलेक्ट्रॉन के थ्रू अगर वो स्मॉलर नंबर से हायर नंबर की तरफ मूव करता है, whereas the radiation is emitted if the electrons move from higher orbit to lower orbit. और हम इसका जस्ट अपोजिट ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को एमिट कर रहा है जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ मूव कर रहा है. तो जो एनर्जी गैप है टू ऑर्बिट का उसे हम डिफाइन कर सकते हैं डेल ई इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई. यहाँ पे ई एफ क्या है, फाइनल स्टेट का एनर्जी, एंड ई आई क्या है, इनिशियल स्टेट का एनर्जी. तो जब हमने ई एफ एंड ई आई की वैल्यू पुट करी दैट इज़ आर एच अपॉन एन एफ और आर एच अपॉन एन आई, तो जो हमें इक्वेशन मिली उसके अकॉर्डिंग डेल ई इक्वल है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल 1/ni² माइनस 1/nf². इसे हम बी के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डेल ई अपॉन एच. तो डेल ई की वैल्यू हम यहाँ पुट करके v की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है 3.29 इंटू 10⁻15 1/ni² माइनस 1/nf². वेव नंबर की बात करें तो वेव नंबर होता है b बार इक्वल्स टू v अपॉन सी. तो जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है वो वेव नंबर में रख देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.09677 इंटू 10⁻7 1/ni² माइनस 1/nf². इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम NF इज़ ग्रेटर देन NI. अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फाइनल जो स्पेक्ट्रम होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी कंपैरिजन टू द इनिशियल स्टेट. ओके, यानी कि NF ग्रेटर देन होगा NI से, एंड अगर इसके अपोजिट है यानी कि एमिशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे NI ग्रेटर देन होगा NF से. द एक्सप्रेशन 2.17 जो अभी हमने देखा
डेल ई वाला, डेल ई इक्वल्स टू 2.18 10⁻⁻18 1/ni² माइनस 1/nf² जूल, ये एक्चुअल में क्या था, इज सिमिलर टू दैट यूज्ड बाय रिडबर्ग, जो रिडबर्ग ने एम्पिरिकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक इक्वेशन डिराइव करी थी, वो बिल्कुल उसके इक्वल है. फर्दर ईच स्पेक्ट्रल लाइन वेदर इन एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी एसोसिएट टू द पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम. तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक स्पेक्ट्रल लाइन, चाहे वो उसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है चाहे एमिशन हो रहा है, वो किसकी वजह से है, हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन की वजह से है. इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिफरेंट पॉसिबल ट्रांजिशन कैन बी ऑब्जर्व एंड थस लीडिंग टू लार्ज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स. तो अगर हाइड्रोजन एटम के लार्ज नंबर्स हम लेंगे तो वहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन्स भी उतनी ही ज़्यादा बनेगी. तो ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ सेम वेवलेंथ ऑफ फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड. और ब्राइटनेस और इंटेंसिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, फोटोन्स के ऊपर और वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के ऊपर, वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना एमिट हो रहा है. नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल. बोर मॉडल तो हमने पढ़ लिया, बट उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है. बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज नो डाउट एन इम्प्रूवमेंट ओवर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एज इट कुड अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइन लाइक आयन. बोर मॉडल से हमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम, हमने रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल पढ़ा था, उससे ज़्यादा इम्प्रूव्ड है बोर मॉडल, क्योंकि वहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम बताया हुआ है हाइड्रोजन एटम का और उसी के जैसे आयंस का. हाउएवर बोर मॉडल वाज टू सिंपल टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स. इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल. जो टू क्लोजली स्पेस लाइन होती हैं, इनके बीच के बारे में डिटेल बोर मॉडल के थ्रू हमें नहीं पता चलती. of the hydrogen atom spectral observed by using sophisticated spectroscopic techniques. जब इतनी ही ज़्यादा टेक्निक यूज़ की गई है तो इन दोनों के बीच में, जो दो लाइंस के बीच में क्या डिफरेंस है या फिर क्या वैल्यू है, वो चीज़ हमें पता नहीं चल रही है. दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन के अलावा सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम या फिर हाइड्रोजन का ही स्पेक्ट्रम हम बोर मॉडल के थ्रू पता लगा सकते हैं, बट अदर जो एटम्स हैं उनके बारे में, उनका जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो हमें बोर मॉडल के थ्रू नहीं पता चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटम विच पॉजेज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन. फर्दर बोर थ्योरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ज़ीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट हीलियम के ऊपर या हाइड्रोजन के ऊपर, इस चीज़ के बारे में क्या असर पड़ता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड का हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ हमें बोर मॉडल के थ्रू नहीं पता चलती है. इसके अलावा जब हम हीलियम एटम की बात करें तो उसके अंदर भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उसके बारे में भी हम बोर मॉडल के थ्रू नहीं बता सकते हैं. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड. बोर मॉडल जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं जो केमिकल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, उनके भी स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताता है. इन अदर वर्ड्स, टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉइंट मेंशन अबव, वन नीड्स अ बेटर थ्योरी विच कैन एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम. तो कॉम्प्लेक्स एटम जितने भी हैं उनके बारे में अगर आपको लाइन स्पेक्ट्रम देखना है या उसका स्पेक्ट्रम देखना है तो वो हमें बोर मॉडल के थ्रू बिल्कुल नहीं पता चल रहा है.